अच्छा गाइस। तो हमारा आज थर्ड डे है पाइथन फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर्स कोर्स के लिए। और हमने पिछले 2 दिनों में काफ़ी बेसिक सीखी हैं। फर्स्ट डे आई थिंक सो गूगल कोलैब के बारे में हमने पढ़ा था। सेकंड डे हमने कल VS कोड के बारे में पढ़ा जो सर बिलाल ने पढ़ाया था, और किस तरह लोकल कंप्यूटर पे हम पाइथन यूज़ कर सकते हैं और किस तरह फाइल हैंडल कर सकते हैं, किस तरह उसको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकें, और थोड़ा बहुत वेरिएबल से रिलेटेड चीजें देखी थी। तो आज हम जो कोर सिंटैक्स होते हैं पाइथन के उससे रिलेटेड बात करेंगे। लाइक जिस तरह वेरिएबल्स के अंदर हम इनपुट के थ्रू किस तरह स्टोर करवा सकते हैं वैल्यू। स्ट्रिंग क्या चीज़ होती है, स्ट्रिंग आपको पता तो है, लेकिन स्ट्रिंग से रिलेटेड थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। इंटीजर जो टाइप कास्टिंग किस तरह की जाती है, टाइप्स किस तरह पता चलती है हमें। एंड देन फिर हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस की तरफ भी जाएंगे। तो उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो CS का नहीं है, कंप्यूटर साइंस के बैकग्राउंड से मैं बिलोंग नहीं करता। मेरा बैकग्राउंड मैकेनिकल इंजीनियर है, और मैं 2018 का ग्रेजुएट हूँ। एंड देन उसके बाद एक लॉन्ग करियर है, और आज मैं ये पाइथन सीखे मुझे भी अभी 3 से 4 माह ही हुए हैं, और आईकोड गुरु पे ही मैंने ये पाइथन लर्न की थी। तो ये एक छोटी सी मेरी पाइथन के साथ जर्नी है, और नाउ लेट्स स्टार्ट। अच्छा, सबसे पहले जो हम थोड़ा बहुत वेरिएबल्स से ही रिवाइज कर लें, जिस तरह वेरिएबल्स हमने लास्ट टाइम पढ़े हैं। वेरिएबल कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जिसके अंदर हम कोई भी वैल्यू स्टोर करवाते हैं। वो वैल्यू इन अ फॉर्म ऑफ टेक्स्ट भी हो सकती है, इन अ फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू भी हो सकती है वो। एक थर्ड टाइप भी होती है बूलियन, जिसमें ट्रू और फॉल्स आता है, लेकिन उससे अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। वो थोड़ा सा एडवांस टॉपिक में आ जाएगा। तो सिंपली जिस तरह हम जो वैल्यू स्टोर करते थे, इस तरह X = कोई भी वैल्यू स्टोर करवानी है 5। और अगर हमें कोई स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करवानी है, तो हम उसके लिए इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कुछ भी लिखेंगे ना। यहाँ पे कुछ भी लिख दो, चाहे आप कोई टेक्स्ट लिख लो या इवन न्यूमेरिकल वैल्यू भी लिख लो, लाइक दिस 5। तो ये आपका स्ट्रिंग ही कंसीडर होगा। ऊपर वाला इंटीजर है, लेकिन नीचे वाली ये पाइथन के केस में स्ट्रिंग है। ठीक है। और अब हम इसको ये देखते हैं कि इनकी टाइप किस तरह पता चलती है। तो हम क्या करते हैं, सिंपली टाइप, ये एक कमांड है पाइथन की, और इसके अंदर हम चाहते हैं कि इस वेरिएबल की हमें टाइप बता दे, और इसको हम प्रिंट करवा लेते हैं। लेट्स सी कि एक्स की क्या टाइप है। अच्छा, एक्स की इंटीजर टाइप है, हम वाई की भी करवा लेते हैं। ये देखें, एक्स की इंटीजर टाइप है और वाई की स्ट्रिंग टाइप है। हाउ एवर के वाई पे हमने भी 5 लिखा हुआ है, बट अगेन जो भी वैल्यू आप इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखेंगे वो स्ट्रिंग कंसीडर होगी, नो मैटर कि आप बेशक वो न्यूमेरिकल वैल्यू ही क्यों ना लिख रहे हो। चाहे आप इसको फ्लोटिंग वैल्यू पे कन्वर्ट कर लो 5.5, इट विल बी स्टिल कंसीडर्ड एज अ स्ट्रिंग। अब हम बात करते हैं इनपुट किस तरह लेते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, जिस तरह हम कैलकुलेटर्स यूज करते हैं उसमें नॉर्मली क्या होता है कि हम हमें एक यूजर के पास, हम यूजर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ना, यूजर तो कुछ भी इनपुट कर सकता है। तो हमें भी ऐसा ही कुछ करना है। तो हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, उसको कह देते हैं num1। ठीक है। अब इनपुट के लिए हम सिंपली इनपुट ही टाइप करेंगे, एंड देन यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे, एंड देन अगेन इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम कुछ भी लिख देंगे, एंटर अ नंबर। ओके। अब ये हमें, अच्छा, ये साथ साथ सजेशन हमें दे रहा है, क्योंकि ये गूगल को लैब जो है ये एक तो AI है सारी, और वो साथ साथ हमें सजेशन दे रहा है कि आप इस तरह लिख सकते हो ये चीजें। ये गूगल को लैब की खासियत है।
और गूगल कोलैब, मैं आपको एक और बात बताता चलूँ, ये हम इस वजह से यूज करते हैं कि हमारी इस वक्त कंप्यूटर की मेमोरी या कंप्यूटर की एनर्जी यूज नहीं हो रही। ये सारा क्लाउड बेस्ड इस वक्त हम परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आप VS कोड यूज करते हैं तो ऑफ कोर्स उसमें वो डिपेंड करता है कि आपका कंप्यूटर कितना अच्छा, कितना फास्ट है, कितना लेटेस्ट जनरेशन का है, वो उस मुताबिक फिर चलता है। कोड्स जो होते हैं यूजुअली, छोटे छोटे कोड जो हम कर रहे हैं, वो यूजुअली हर कंप्यूटर में रन हो जाते हैं, लेकिन आप लेटर ऑन जब पाइथन सीख लेंगे तो आप हैकाथॉन्स में जाएंगे, वहां पे जनरेटिव AI का आप कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसके लिए बड़े बड़े कोड होते हैं। थ्रू वाइब कोडिंग आप वो लिखेंगे फॉर श्योर। और उसके लिए फिर लोकल कंप्यूटर काम नहीं आएगा, वहां पे हमें फिर ये गूगल कोलैब ही यूज करना पड़ता है, क्योंकि ये हमें वर्चुअल मेमोरी प्रोवाइड करता है। अच्छा, अब हम इसको फिर बात ये इनपुट करने के बाद इसको प्रिंट करवा लेते हैं कि भाई कौन सा भी यूजर टाइप करेगा उसको आप प्रिंट कर दो। ठीक है। लेट्स सी। अच्छा, अब जैसे ही मैंने एग्जीक्यूट किया, साथ ही उसने नंबर कह दिया कि आप एंटर अ नंबर, और मुझसे वो इस वक्त इनपुट मांग रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप कर सकता हूँ, बेशक उसने कहा है एंटर अ नंबर, बट मैं कोई स्ट्रिंग भी टाइप कर सकता हूँ, इवन कि मैं इस तरह टाइप कर देता हूँ एंटर अ नंबर, तो वो आपको रिजल्ट दे देगा। और उसने वही प्रिंट कर दिया जो हमने उसके अंदर टाइप किया था। ठीक है, इसको रीरन करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं 6। ठीक है। अब हम चूंकि इसमें टाइप की बात भी कर रहे थे ना साथ साथ, हमने ऊपर देखा है कि टाइप्स किस तरह की होती हैं, ये इंटीजर या स्ट्रिंग है। लेकिन अब ये टाइप कौन सी है जो हमने एंटर नंबर अब किया है? ये टाइप कोई बता सकता है कि ये 6 जो आया है ये कौन सी टाइप है? सर जी। स्ट्रिंग है। अच्छा, और कोई बताना चाहेगा? सर ये इंट है। सर 6 तो इंट है। अच्छा, स्ट्रिंग किसने बोला था अभी? सर मैंने बोला था। सर वो अच्छा इन्वर्टेड कोमा में है इसलिए मुझे लगा है। अच्छा, वैसे ये ऐसा नहीं है कि इन्वर्टेड कॉमास में है, क्योंकि हमने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला डिजिट्स तो ये एज इट इज आ गया ना, एंटर अ नंबर यहाँ तक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर उसने एज इट इज दिया। 6 इज समथिंग एल्स, वो बैकग्राउंड पे कहाँ पे उन्होंने लिखा है वी डोंट नो। ठीक है। बट कहा आपने सही है, ये है स्ट्रिंग की। अच्छा, अब मैं बताता हूँ कि ये इंटीजर क्यों नहीं है। इनपुट कमांड पे ये बात आप सारे नोट कर लो। इनपुट कमांड जब भी हम कोई चीज उससे एंटर करवाएंगे वो हमेशा हमें वैल्यू स्ट्रिंग की फॉर्म में देगा। डजेंट मैटर आप इवन 6 टाइप कर रहे हो या 10 टाइप कर रहे हो। तो हम इसकी टाइप भी प्रिंट करवा लेते हैं, इसको चेक करने के लिए कि ये कौन सी टाइप का। अच्छा सर, तो फिर ये मतलब इंटीजर को प्रिंट ही क्यों कर रहा है? अगर ये मतलब स्ट्रिंग है तो फिर तो इसे एरर देना चाहिए था। क्यों? ये मैंने प्रिंट करवाया ना ये वेरिएबल। जी जी। तो इसने तो प्रिंट कर दिया। और इसने प्रिंट कर दिया, ये सिंपली ये देखें 6 प्रिंट कर दिया। लेकिन सर आप कह रहे हैं मतलब ये बाय डिफॉल्ट इनपुट जो है वो फंक्शन वो स्ट्रिंग हम है, तो वो इंटीजर कैसे प्रिंट कर रहा है? अच्छा, मैं आपको एक और बात बता दूं, अब यहाँ पे आ जाते हैं ऊपर वाले सेल पे। इसको हम प्रिंट करवाते हैं। प्रिंट पहले हम एक्स करवा लेते हैं, देन प्रिंट वाई करवा लेते हैं। ये ले, प्रिंट यहाँ पे भी कर रहा है 5 एंड 5.5। अच्छा, ये इसका मतलब नहीं, हरगिज नहीं है कि अगर आप स्ट्रिंग की फॉर्म में आप इंटीजर लिख रहे हो तो वो प्रिंट नहीं कर सकता, नहीं। आप वो प्रिंट आपको करके देगा, लेकिन बैकएंड पे टाइप क्या है वी डोंट। वो हमें इसी तरह ही पता चलती है ये टाइप कमांड से। ठीक है, अनलेस के अब मुझे तो पता है शुरू में ही कि मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है, तो ये स्ट्रिंग ही है डेफिनेटली, तो मुझे पता करने की भी जरूरत नहीं है। और जो मैंने इन्वर्टेड कॉमास में नहीं लिखा वो इंटीजर ही है, न्यूमेरिकल ही है, इंटीजर होगा या फ्लोट होगा, तो वो भी मुझे पता करने की जरूरत है। लेकिन ये प्रिंट करेगा, ऐसी बात नहीं है कि ये प्रिंट नहीं करेगा या एरर नहीं देगा, क्योंकि इसका प्रिंट का प्रिंट का जो फंक्शन है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं है कि वो स्ट्रिंग को प्रिंट करे या इस तरह इंटीजर प्रिंट करे, नहीं।
उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जो भी वो वैल्यू देख रहा है, जो भी हम उससे कह रहे हैं प्रिंट करने को, वो प्रिंट कर रहा है। अगर हम यहाँ पे वेरिएबल दे रहे हैं कि हमें वेरिएबल के अंदर से वर्ड जो उस पे स्टोर है वो ला के प्रिंट कर दे, तो वो प्रिंट कर देगा। अदरवाइज अगर आप उसे इन्वर्टेड कॉमा में लिख दोगे तो वो एज इट इज प्रिंट कर देगा वाई। ठीक है। पर मुझे ये नहीं समझ आ रही कि हमें हम्म। कैसे पता लगेगा कि यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन प्रिंट करना है, यहाँ पे हमने इनपुट राइट करनी है, ये कैसे अच्छा, पता लगेगा? ये तो जब आप प्रैक्टिकल केस पे वर्क कर रहे होंगे ना, तब आपको आइडिया होगा। लेकिन जिस तरह फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर की एग्जांपल ही ले लेते हैं। आपने जब कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं और आपने कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शन करनी है, तो फॉर श्योर आप सबसे पहले क्या करते हैं, इनपुट ही करेंगे ना। सबसे पहले इनपुट करेंगे 5 + 6। आप ये कमांड देंगे, फिर इक्वल्स दबाएंगे। इक्वल्स जब दबाएंगे तो उसके बाद वो प्रिंट फंक्शन हमें शो कर देगा। अगर उसके कैलकुलेटर के बैक एंड पर वो प्रिंट की कमांड ना यूज हुई होती तो हमें स्क्रीन पे आउटपुट भी ना दिखता। ठीक है। या अगर उस पे इनपुट की कमांड ना यूज हुई होती तो हम वो जो बटन प्रेस करके वो जो अर्थमेटिक ऑपरेशन बैक एंड पर एग्जीक्यूट होता है वो भी ना होता। ठीक है। तो ये जब रियल के सिनेरियोस पे बात करेंगे ना, तब हमें ये पता चलेगा कि हमें इनपुट किधर करना है, हमें प्रिंट किधर करना है। और ये दो तो कॉमन चीजें हैं ना, इनपुट किधर करना है, प्रिंट करना है। अब आगे हम एक्सरसाइज करेंगे छोटी सी, जिसपे हमें ये चीजों का पता चल जाएगा कि प्रिंट किस कब करना है और इनपुट कब करना है। बट फॉर नाउ ये समझें कि स्ट्रिंग और इंटीजर और प्रिंट किस तरह वर्क कर रहा है और इनपुट कमांड किस तरह वर्क कर रही है। इनपुट कमांड के थ्रू आप कोई भी चीज लिखेंगे वो एज अ स्ट्रिंग प्रिंट होगी। ये मैंने रन नहीं किया था। इसको अगर मैं 5 लिखता हूँ, वो स्ट्रिंग प्रिंट हो रहा है। अगर इसको मैं इवन टेक्स्ट में ही लिखता हूँ, लाइक एनयूएम, ये टेक्स्ट है, तो ये भी स्ट्रिंग प्रिंट करेगा। क्योंकि इसको नहीं पता कि हमने बेशक, ये तो मैंने अपने से लिखा है ना, एंटर अ नंबर, लेकिन पाइथन को ये नहीं पता कि भाई यहाँ पर नंबर ही एंटर करेगा वो, यूजर सिर्फ नंबर ही एंटर करेगा। नहीं, पाइथन ने बस ये देखा है कि ये डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो भी है वो एज इट इज कर रहा है। वो इसको अंडरस्टैंड नहीं करेगा। ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग हमने करनी है। अब हम यूजली करते क्या होते हैं, इसमें हम करते हैं टाइप कास्टिंग। टाइप कास्ट का मतलब है कि जिस तरह ये इनपुट आया ना, तो हमने चूंकि नंबर लिखना था, और वो नंबर हमारे पास स्ट्रिंग की फॉर्म में आ रहा है। अब स्ट्रिंग की फॉर्म में आने का नुकसान क्या हो रहा है कि ये जो नंबर है ना, ये हम प्लस माइनस किसी के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि प्लस माइनस तो दो इंटीजर्स वैल्यूज के दरमियान हो सकता है, या कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन है, या इंटीजर्स वैल्यू के दरमियान हो सकता है, या फ्लोटिंग वैल्यूज में हो सकता है। स्ट्रिंग तो नहीं होते ना आपस में प्लस माइनस, उनके लिए कंकैटिनेशन वर्ड इस्तेमाल होता है, लेकिन वो अभी उसको स्किप करते हैं। तो प्लस और माइनस या फिर जो भी हमने मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाना है वो न्यूमेरिकल वैल्यूज के दरमियान होता है। लेकिन यहाँ पर ये जो इनपुट ले रहे हैं हम 65 लेट से, वो इसको न्यूमेरिकल वैल्यू कंसीडर ही नहीं कर रहा, वो इसको स्ट्रिंग कंसीडर कर रहा है। तो इस केस पे हम टाइप कास्टिंग यूज की जाती है। टाइप कास्टिंग के इस सिनेरियो में दो तरीके हैं। या तो मैं यहाँ पर इसकी कास्टिंग चेंज कर दूं, यहाँ पे एक नया वेरिएबल मैं इंट्रोड्यूस कर दूं, num2 इज इक्वल्स टू, और जहां पर अब हमने चूंकि स्ट्रिंग है उसको इंट में कन्वर्ट करना है, इंट लगाएंगे डबल ब्रैकेट में उस पहले वाले वेरिएबल जो हमने कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमें पता है वो स्ट्रिंग की फॉर्म में है। अब देखिएगा, अब ये सारी कहानी यहाँ पे चेंज हो जाएगी। अच्छा, अब मैं लिखूंगा 65। ओ एक सेकेंड, यहाँ पे भी मुझे फिर ये 2 वाला प्रिंट करवाना है ना, और इसकी भी मुझे टाइप 2 वाली, क्योंकि मैंने ये वाला वेरिएबल अब डिक्लेयर कर रहा हूँ। अच्छा, 52, ये लें। अब ये इंटीजर आ गया। ठीक है। तो मीन्स के ये इतना सा मैंने वर्क करना पड़ेगा आपको इनपुट की कमांड को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए।
टू बी ऑनेस्ट इतना सा वर्क करना पड़ता है, इसके लिए दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़ते हैं। अब इसका एक शॉर्ट वे है, आप बजाय कि ये दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करें, आप इसको सिंगल वेरिएबल ही रहने दें। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, इनपुट के आगे ही इसको साथ ही आप इंटीजर भी कर दें। ठीक है, इस केस में ये भी वही काम करेगा जो मैंने अभी पहले कोड किया ना, ये भी सेम काम करेगा, लेकिन ये शॉर्टर वे है जरा। तो इसको रन, अच्छा यहाँ पे आ गया है एरर, वो इस वजह से क्योंकि इसकी ब्रैकेट क्लोज की मैंने यहाँ से। इनपुट के बाद हमेशा ब्रैकेट लगेगी, ठीक है, और उसके बाद फिर ये इंटीजर और उसके आगे उसकी अगेन लेट्स सी। अच्छा सर। जी जी बोले सर। जी जी सर, मुझे ऐसे लगता है ये जो आपने इनपुट पहले लिखा है वो इंट की जगह आएगा, और जो इंट है वो इनपुट की जगह आएगा, शायद इस तरह हाँ हो। हाँ हाँ, मेरे साथ इस तरह है ये सिंटैक्स ना। जी जी। हाँ ये सिंटैक्स आई थिंक सो। ओके, इसको भी ट्राई कर लेते हैं, यही है मेरे ख्याल से। अच्छा, अब मैं इसको वही 5 लिखता हूँ। हाँ बिल्कुल सही, यही सिंटैक्स था। ये सिंटैक्स जब तक फिंगर टिप्स पे रहना है ये याद नहीं रहते छोटे छोटे। बट एनीवे, तो ये एक शॉर्टेस्ट वे है इसको करने का, कि आप इनपुट से पहले इंट लगा दो और वो इंटीजर बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक और चीज ट्राई करके देख लेते हैं कि अगर अब मैं एक स्ट्रिंग एंटर करता हूँ तो फिर क्या होता है। फिर मेरे ख्याल से ये पहले ही लाइन पे एग्जीक्यूट करके एरर दे देगा, क्योंकि यहाँ यहाँ कन्वर्ट नहीं करेगा इससे, कुछ इस तरह का होगा। लेट्स सी। हाँ एरर दे दिया, क्योंकि ये वैल्यू जो एच जी एच मैंने लिखा है ये इंटीजर में कन्वर्ट हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये इंटीजर है ही नहीं एट द एंड। ठीक है, स्ट्रिंग कैन बी अ टेक्स्ट और अ न्यूमेरिकल वैल्यू और अ डेसिमल वैल्यू, बट इंटीजर कैन नॉट बी स्ट्रिंग। ठीक है, इसको नो मीन्स के टेक्स्ट कैन नॉट बी एन इंटीजर, सिंपली ये बात कहनी थी। तो इसको हम दोबारा करके देख लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक और बात है, हमने सिर्फ अभी तो मैं राउंड ऑफ वैल्यू यूज कर रहा था, लेट्स ट्राई 5.5, ये जो एक फ्लोट नंबर है, तो ये क्या करता है, ये भी एरर दे रहा है, क्योंकि इंटीजर हमेशा सिर्फ सिंगल ही वर्ड हो सकता है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे कि इसको टाइप कास्ट कर लेते हैं फ्लोट पे। ठीक है, अच्छा फ्लोट के अंदर दो कंसीडर की चीजें की जा सकती हैं, वो इंटीजर भी हो सकता है और फ्लोट वैल्यू भी हो सकती है। लाइक फ्लोट अगर मैं कह रहा हूँ ना, तो 5 भी फ्लोट कहा जा सकता है और 5.5 को भी फ्लोट कहा जा सकता है। बट इंटीजर के केस में सिर्फ 5 को ही इंटीजर कहा जाएगा, 5.5 को इंटीजर नहीं कहा जाएगा। और स्ट्रिंग के केस में तीनों चीजें स्ट्रिंग हो सकती हैं। ठीक है, एज लॉन्ग एज दे आर रिटन इन द इनवर्टेड कॉमा। इसको इस तरह लिख देते हैं, और अब आप कोई भी फ्लोटिंग वैल्यू लिख दो तो वो प्रिंट हो जाएगी, और यहाँ पे उसकी टाइप प्रिंट हो गई, ये फ्लोट आ गया। ठीक है गाइस, यहाँ तक किसी को इशू, किसी का कोई क्वेश्चन? नो सर। नहीं, गुड। चले मूव ऑन करते हैं अब हम इस पर एडिशन सब्ट्रैक्शंस पर। अच्छा, फिर कुछ एक्सरसाइजेज हैं वो करेंगे। एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात आ गई, अब हमारे पास ये कुछ ऑपरेटर्स हैं जिनको अर्थमेटिक ऑपरेटर कहते हैं, जिस तरह प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन के लिए ये एस्टेरिक यूज होता है। डिवीजन दो तरह की है, एक ये डिवीजन है, एक है फ्लोर डिवीजन। एंड देन पावर, जिस तरह वो टू टू रेज वो लिखते हैं ना, 5 raised to the power 2, तो वो ये है जो एक्सपोनेंट भी एज अ एक्सपोनेंट कंसीडर किया जाता है, और ये उसका डिनोमिनेटर। और मॉड्यूलो का ये मॉड्यूलो बेसिकली होता है रिमाइंडर, जिस तरह आप करो 25 डिवाइडेड बाई 5 अगर करो तो 5 5 25। अब जो 5 5 जो हम लिखते हैं वो है डिवीजन, और जो रिमाइंडर हमारे पास 0 आता है वो बेसिकली ये है मॉड्यूलस। ठीक है, तो इन चीज़ों को ट्राई करके देख लेते हैं।
अब इस केस में मैं दो वैल्यूज ले लेता हूँ, x5 ले लेता हूँ और y इज इक्वल्स टू 6 6 ले लेते हैं। अब ये प्रिंट करवाते हैं फंक्शंस। अच्छा, ये उसने मुझे ऑलरेडी सारे लिख दिए, तो मैं खुद क्यों टाइप करूँ। ठीक है, नाउ लेट्स सी। ये देखें, 5 और 6 को प्लस किया 11, माइनस किया 1, मल्टीप्लाई किया 30। अच्छा, ये डिवीजन जो सिंपल डिवीजन हम यूज करते हैं ना, 5 और 6 को, जब 5 1 जो 6 डिवाइड बाय, ये बेसिकली है 5 डिवाइड बाय 6, तो 6/6 पहले पॉइंट हमेशा लगाएंगे। अगर हम मैथमेटिकली इमेजिन करें तो पॉइंट लगा के 5 के साथ 0 लगाएंगे, फिर 6 8 हम उसकी वैल्यू लिखते हैं, तो वो ये पूरी उसने एंड तक दे दी है। ठीक है, हम ऑफ कोर्स इसको राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, लेकिन वो लेटर ऑन क्लासेस में देखेंगे। ये क्या कर रहा है, ये हमें डेसिमल प्लेसेस के बाद वाली वैल्यू देता ही नहीं। जो फर्स्ट वर्ड आएगा डेसिमल प्लेसेस से पीछे पीछे जितने वर्ड होंगे सारे दे देंगे। यहाँ पे तो 0 आ रहा है, समटाइम्स डबल वर्ड भी आ रहा है, लाइक 10 आ रहा है, 12 आ रहा है, कुछ भी आ सकता है। तो वो हमें डेसिमल प्लेसेस से पहले पहले सारे वैल्यूज हमें दे देगा। ठीक है, एक्सपोनेंट क्या है कि 5 raised to the power 6, वो जो मल्टीप्लीकेशन होती हैं सारी ना, 5 5 25, फिर 25 मल्टीप्लाई बाय 5, इस तरह, और वो ये वैल्यू आ गई। एंड ये वही रिमाइंडर। ठीक है, क्योंकि पहले 0 आता है और रिमेनिंग क्या बचता है, 0 5, फिर उसके बाद पॉइंट लगा के लिखा जाता है जो भी। ठीक है, यहाँ तक किसी को इशू इन अर्थमेटिक ऑपरेशंस में? ये बहुत सिंपल है वैसे। यस सर, आप कंटिन्यू करें आप। ठीक है, अच्छा अब करते हैं इससे रिलेटेड थोड़ी सी एक्सरसाइज परफॉर्म कर लेते हैं। यहाँ पे आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि हमें इनपुट किस तरह करना चाहिए, कब करना चाहिए और प्रिंट क्यों करना चाहिए। ये छोटी सी एक्सरसाइज है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सब भी गूगल कोलैब खोलें और उसमें ये चीज़ें परफॉर्म करें अपने एंड पर, तो आप लोगों को भी आइडिया हो जाएगा साथ साथ ना। तो इसको कंटिन्यू करते हैं। अब जिस तरह पहली एक्सरसाइज में आस्क यूजर फॉर टू नंबर्स एंड प्रिंट देयर एवरेज, तो हमें यूजर से दो नंबर पूछने हैं पहले, ठीक है, और फिर उनका एवरेज प्रिंट करना है। तो कोई है जो साथ साथ बता सकता है किस तरह किया जाए? दो नंबर लेने हैं, नाम 1, एक होगा वेरिएबल और एक नाम 2 ले लेंगे। अब आगे इसके किस तरह इसको एग्जीक्यूट करेंगे? सर सबसे पहले इंटीजर का वो लगाएंगे, उसके बाद इनपुट लेंगे सर हम दो नंबर्स का, दोनों का सर। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये दो हमने नंबर्स इनपुट ले लिए। ठीक है, इसको बल्कि यहाँ पे इस तरह कर देते हैं, नंबर 1 स्पेस दे देते हैं ताकि वहां पे भी स्पेस आ जाए, नंबर 2। ठीक है, अब हमने इसका एवरेज लेना है। एवरेज यूजुअली किस तरह लिया जाता है कि दो नंबर्स को प्लस करके उसके बाद डिवाइड किया जाता है। तो आपके पास दो ऑप्शन थे यहाँ पे, आप थर्ड वेरिएबल डिक्लेयर कर लो या तो, ठीक है, या तो प्रिंट के ही फंक्शन पे आप ये दोनों चीजें लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं थर्ड वेरिएबल एक डिक्लेयर कर लेता हूँ ताकि मैस ना क्रिएट हो। तो इसको हमने लिखना है num1 प्लस num2, और इसको उसके बाद डिवाइड कर देना है 2 से। अच्छा, आप सब ये सोच रहे होंगे मैंने ब्रैकेट पे ये क्यों लगाया। वो मैंने इस वजह से लगाया, जो डिमास रूल होता है मैथ्स का, कि सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होगी ना, तो फिर अदरवाइज अगर मैं ये ब्रैकेट नहीं लगाता, ठीक है, अगर आप कंसीडर करें ब्रैकेट नहीं है, तो इस वक्त इसका मतलब ये है कि ये num2 को पहले डिवाइड करेगा 2 से, फिर इसमें प्लस कर देगा। तो इस वजह से मैंने ये ब्रैकेट लगाई है। एंड नाउ प्रिंट x। तो दो नंबरों का एवरेज निकालना है 8 एंड लेट्स सी 6, तो 7.0 उसका एवरेज हमारे पास आ गया। अच्छा, डिवाइड जब भी करेंगे तो हमेशा वो जो वैल्यू है ना उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा ऑटोमेटिकली।
और वैसे भी ये हम यहाँ पे इंटीजर्स आ रहे थे और जब डिवाइड किया तो वो वैल्यू फ्लोटिंग में हुई, तो ऑटोमेटिकली वो एक्स ने इसको फ्लोट कंसीडर भी कर लिया खुद से। एनीवे, तो अच्छा, इसका एक और तरीका है। प्रिंट के साथ हम जरूरी नहीं कि सिर्फ हम यही प्रिंट करा सकते हैं, हम इसमें ना एक हमारे पास ऑप्शन होती है कोमास। ये कोमा कोमा के आगे भी हम वैल्यूज लिख सकते हैं, कोमा से पहले भी। कोमा से पहले पहले मैं ये लिख सकता हूँ, द एवरेज नंबर इज, ठीक है, इस तरह लिख के कोमा और आगे एक्स। ये भी ये, ओ, अच्छा सर। जी जी। अच्छा सर, मुझे ऐसे लगता है प्रिंट के बाद मतलब हमें एफ स्ट्रिंग लगाना होगी तो फिर ये मतलब प्रिंट करेगा। नहीं, हाँ, वो भी एक मेथड है, मैं आपको दोनों मेथड से करके दिखाता हूँ। एफ स्ट्रिंग भी प्रिंट करवाने का एक मेथड है। आप इस तरह कर लें प्रिंट। अब यहाँ पे आ जाते हैं एफ स्ट्रिंग के बारे में। एफ स्ट्रिंग, आप यहाँ पे सेम चीज लिखते हैं, द एवरेज नंबर इज, फिर अब यहाँ पे मैं लगाऊंगा वो करली ब्रेसेस और उसमें एक्स लिख दूंगा। सिंपल। ठीक है, ये दोनों एक ही काम करेंगे। यहाँ पे 89 का लिखा गया है, ये 89 लिखा गया इस वजह से वहां पे आ रहा है, अदरवाइज ऐसा है नहीं। ये ले, ठीक हो गया। जी सेम सर। काम किया। तो फिर सर अपर मेथड तो सही है, यहाँ पे हमें एफ स्ट्रिंग लगानी पड़ेगी, करली ब्रैकेट लगानी पड़ेगी, मतलब हमारा हमारा वक्त ज़्यादा लगेगा। अच्छा, वैसे प्रोफेशनल वेज में ना ये यूज होता है, वो इस वजह से ऊपर वाला यहाँ पे बेटर आपको लग रहा है क्योंकि बहुत छोटा सा प्रिंट फंक्शन है। ये प्रिंट फंक्शन इतने इतने लंबे हो जाते हैं यहाँ यहाँ तक। तो आप यहाँ पे मेरे ख्याल से और भी इस तरह कर सकते हो, नम वन। अब आपको मैं एक और बल्कि चीज दिखा देता हूँ, सेकेंड। ये देखिए, नम वन भी उसने आगे प्रिंट कर दिया। अब आपको मैं बताता हूँ एफ स्ट्रिंग क्यों बेनिफिट था। द एवरेज नंबर ऑफ, यहाँ पे मैंने क्लोज किया, नम वन, नम टू, सर ये एवरेज नंबर की समझ नहीं आ रही जो आपने लिखा हुआ है ना, द एवरेज नंबर ऑफ नम वन एंड नम टू, ये क्यों कर रहे हैं हम? ये एक हमारे पास टास्क है जो हमने, ये एक्सरसाइज आस्क यूजर फॉर टू नंबर्स एंड प्रिंट देयर एवरेज नंबर। तो आप एवरेज ना लिखें, ये तो उन ये तो मतलब कि कह लें कि प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है कि एवरेज नंबर फाइंड करना है हमने। तो मैंने इस वजह से लिख दिया, आप कुछ भी लिख लें, मीन लिख दें बेशक, या कोई भी अपने, अब ये अंदर जो भी मैं लिख रहा हूँ ये जस्ट मेरी अपनी एक चीज है, मैं किसको किसी भी तरीके से लिख सकता हूँ। ठीक है, वो तो प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है कि हमने एक एवरेज नंबर फाइंड करना है, तो मैं जरा बेहतर तरीके से उसको परफॉर्म कर रहा हूँ, दैट्स इट। उसमें और कोई ओके। ऐसे इशू नहीं है। अच्छा, ये मैंने लिख दिया है उस तरीके से। अब यहाँ पे एफ स्ट्रिंग के मेथड से लिखता हूँ, द एवरेज नंबर ऑफ नम वन एंड नम टू इज एक्स। अच्छा, अब देखिए ये वाला मुझे कितनी जल्दी लिखा गया, लेकिन ऊपर वाले में मुझे घंटा लग गया था। एक इसकी ब्रैकेट क्लोज करो, फिर कोमा लगाओ, ये वो। ठीक है, अब इसको क्या लिखते हैं, ये ले, आंसर दोनों का सेम आया। तो आपको डिफरेंशिएट पता चला कि एफ स्ट्रिंग कहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकता है। जी सर, क्लियर है, थैंक यू सो मच। क्लियर हो गया, गुड।
तो अब इसी तरह ही हम अपना दूसरा वाला भी परफॉर्म कर सकते हैं एक्सरसाइज, जैसे आस्क यूजर फॉर देयर नेम एंड एज एंड देन प्रिंट हेलो अली और वट एवर यू विल बी 21 नेक्स्ट ईयर। चलो इसको भी परफॉर्म करते हैं, क्या करते हैं। अच्छा, मैंने मेक श्योर करना है क्योंकि ये एक ही नोटबुक है, मैं ना वो सेम ना कर दूं, जितना एक्स और वाई वेरिएबल यूज हो चुके हैं नम और ओके। तो ये मुझे कोई बता सकता है, अब ये जो पूरा जो लॉजिक लिखनी है ना, ये लॉजिक बिल्डिंग ही एक काम होता है कोडिंग में। कोड ये प्लस माइनस हर बंदा कर सकता है, मेन है कि आपका दिमाग कितना चल रहा है लॉजिक बिल्डिंग में। आपने लॉजिक इस तरह की बिल्ड करनी है कि आपको कम से कम कोड की राइटिंग करनी पड़े और आपका कोड कंप्लीट हो जाए और आपका रिजल्ट, आपको आउटपुट मिल जाए। ठीक है, तो कोई बता सकता है कि इसको किस तरह एग्जीक्यूट किया जाए। जी सर, मतलब यूजर से इनपुट लेंगे। हाँ, उसने चूंकि कहा है आस्क यूजर का मतलब हमें यहाँ से ही पता चल गया कि हमने इनपुट कमांड यूज करनी है। फॉर देयर नेम एंड एज, हमने इन दो के लिए हमने यूजर से पूछना है। और फिर उसने कहा प्रिंट करवाना है, ऑफ कोर्स हमें आउटपुट प्रिंट करवाना पड़ेगा। हेलो अली यू विल बी 21 नेक्स्ट ईयर, मतलब कि ये चीज हमने प्रिंट करवानी है। तो ये बड़ा सिंपल है, इसको भी कर लेते हैं। पहले उससे नेम पूछ लेते हैं। अच्छा, नेम के चूंकि मैं पूछ रहा हूँ तो मुझे इंटीजर लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है इनपुट पे ऑटोमेटिकली एज अ स्ट्रिंग ही आता है और नाम एक स्ट्रिंग ही होता है, ऐसे ही है। जी सर, तो फिर एज के साथ तो लगाना पड़ेगा। एज के साथ बिल्कुल लगाएंगे। और एज के साथ फ्लोट क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि मुझे ये भी पता है कि एज कभी 5.5 या फिर 20.5 फ्लोटिंग वैल्यू पे नहीं होती, ये एक इंटीजर ही होती है। तो इसलिए इसके साथ इंटीजर लगा देंगे। ठीक हो गया। यहाँ पे हमने यूजर से उसकी दो चीजें पूछ ली, अब हमने सिर्फ प्रिंट करवाना है। बताएं, अब इस केस में एफ स्ट्रिंग मेथड बेहतर लगेगा या फिर जो एक रेगुलर मेथड है। सर तो एफ रेगुलर स्ट्रिंग मेथड, मेथड। एफ स्ट्रिंग मेथड एग्जैक्टली, क्योंकि रेगुलर मेथड में बहुत सर खपाई है, ये यहाँ से डबल इन्वर्टेड कोमा ऑन करो, फिर यहाँ पे क्लोज करो, फिर कोमा एंड देन इस पे बहुत चांसेस है कि आप मिस्टेक्स करते हो। तो हम इसको एफ स्ट्रिंग मेथड से करते हैं। अच्छा, और लिखना क्या हमने, हेलो उसका नाम। अब उसका नाम हम हमें चूंकि एज अ वेरिएबल जो इनपुट करेगा वो चाहिए, इस वजह से हम इसको एक ब्रैकेट में लिख देंगे। अच्छा, यू विल बी, अच्छा यू विल बी 21 नेक्स्ट ईयर। यहाँ पे आप लोग एक चीज को समझो कि ये जो एज वो बताएगा, ठीक है, वो अपनी करंट एज बताएगा यूजर, लेकिन हमने उसको ये बता रहे हैं कि आप अगले साल इतने के हो जाओगे। तो इसके लिए क्या लॉजिक आप यूज करेंगे, ये बताएं, क्या लिखेंगे यहाँ पर। सर एज लिखेंगे। एज तो आएगा ही आएगा ना, ऐसे इसमें एज तो आएगा ही, लेकिन एज के साथ हम प्लस कर देंगे 1 को, ताकि हम उसको ये भी कह सकें ना कि यू विल बी दिस मच नेक्स्ट ईयर। ठीक है, इसको रन कर देते हैं। पहले नाम शहरयार 28, यू विल बी 29 नेक्स्ट ईयर। ठीक हो गया। सर प्लस प्लस भी कर सकती है ना, इंक्रीमेंट ही होगा। प्लस प्लस क्या मतलब। डबल प्लस लगा दें अगर तो। नहीं नहीं, वो लूप्स के केस में होता है, जो हम वो इंक्रीमेंट्स यूज करते हैं, वो इस केस में जरूरत नहीं है डबल प्लस की हमें। वो आप मुझे समझ गए हो, +1 जो कह रहे हो वो इस तरह करो तो वो ऑलवेज +1 ही करेगा शायद। अब पता नहीं, ये वैसे सिंटेक्स मैंने कभी यूज नहीं किया, लेकिन लेट्स ट्राई। नहीं सर, ये सिंटेक्स है ही नहीं, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, ओके सर। ठीक हो गया। किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ तक। क्लियर है सर।
क्लियर है? जी जी सर। अच्छा, अब यहाँ तक हमने इनपुट कमांड देख ली, प्रिंट करने के डिफरेंट तरीके देख लिए, अर्थमेटिक ऑपरेशंस देख लिए। अब बात आ जाती है हमारी उस पे कंडीशनल स्टेटमेंट्स पे। अच्छा, लॉजिक ऑपरेटर्स हम सब ने पढ़े होंगे, कंप्यूटर में हम पढ़ते थे ना, एंड और नॉट। तो वो लॉजिक ऑपरेटर उसी तरीके से यहाँ पे भी यूज होते हैं। अब कंडीशनल स्टेटमेंट्स कौन सी होती हैं? इफ, जिस तरह वो इफ, एलिफ और एल्स। मीन्स के यहाँ तो इफ, अगर इफ है तो उस पे हम कंडीशन एक दे देंगे। अगर वो इफ का होगा तो इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट कर देगा। अगर इफ नहीं है तो एलिफ। एलिफ मल्टीपल भी हो सकते हैं, तो इसको जरा एक फॉर्म करके देखते हैं। हम यूजर से उसकी ना, क्या कहते हैं, एक एज आस्क करते हैं। बल्कि ये हमने लिखा हुआ ना, इसको यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। हमने यूजर से उसकी एज पूछ ली। अब हमने ये बताना है कि यार यूजर जो है वो अबव 20 है या नहीं। ठीक है। हमने हमने तीन कंडीशन ले लेते हैं। हमने यूजर को ये बताना है कि यार आप बिलो 20 हो, या बिटवीन, या आप एग्जैक्टली 20 ईयर्स के हो, या आप अबव देन 20 हो। ठीक है, हमने ये बताना है यूजर को। ठीक है। अब इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आता है इफ। इफ का मतलब अगर। ठीक है। अगर उसके आगे से ये एज। अच्छा, यहाँ पे वो हमने पढ़े होंगे जो कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन में जिस तरह होता है ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स, ये तीन चीजें ही पढ़ी हुई हैं, सही है। तो हम उन तीन चीजों को ही यूज करेंगे। इफ एज इज ग्रेटर देन 20। ठीक है। अब उसको हम प्रिंट कर देंगे। ऐसा कर देते हैं, मैं लिख देता हूँ अडल्ट। ठीक है। लेकिन अगर वो उसने एंटर 20 ना किया, अगर उसने लेस देन 20 किया, देन तो हम यहाँ पे लाएंगे एलिफ, एज इज लेस देन 20, देन प्रिंट टीनेजर। एल्स, एल्स में उसको फिर लिख देंगे चाइल्ड। बल्कि यहाँ पे एल्स में हम ये लिख सकते हैं कि यू आर, सर उसने अगर 20 एंटर कर दिया तो फिर? यू आर 20। हाँ, अगर उसने 20 एंटर कर दी तो फिर एल्स वाला रन हो जाएगा ना, ये कंडीशन भी यस सर फॉल्स वही। हो जाएगी। ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी। जो ट्रू कंडीशन होगी वो रन होगी हमेशा। ये बस याद रखना कि जो ट्रू कंडीशन है हमेशा वही रन होगी इस केस में। तो इसको रन करके देखते हैं। अगर मैं करता हूँ 15 एंटर, टीनेजर। अब देखें, ये वाला ब्लॉक नहीं रन हुआ। उसके बाद जब यहाँ पे आया तो वो उसने देखा कि हाँ 20 से छोटा, उसने ये रन कर दिया। उसके बाद वो एल्स पे आएगा ही नहीं। ठीक है, एल्स पे आएगा ही नहीं। वो यहाँ पे ही अपना कोड एग्जीक्यूट कर दे, खत्म कर देगा। इसी तरह ही अगर मैं एग्जैक्ट 20 ही इनपुट करता हूँ। यू आर 20। ठीक है, वो इसने सारी कंडीशंस देखी और यहाँ पे आ गया। ठीक है। इसको हम वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। मीन्स कि यहाँ पे मैं कह सकता हूँ, अगर, अच्छा, इज इक्वल जब इस पे लगाना है ना कंडीशनल स्टेटमेंट में, जब आपने कंपैरिजन यूज करना है तो डबल इक्वल यूज करना है। ठीक है। सिंगल इक्वल से तो हम क्या करते हैं, वैल्यू असाइन करते हैं। डबल इक्वल से हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। इसको यू आर 20 कर देते हैं। इसको यहाँ पे कह देता हूँ टी। ठीक है। तो अब मैं
20 लगाऊंगा, यू आर 20। यहाँ पे आके कोड एंड हो गया, क्योंकि जब एग्जैक्ट 20 हो गई तो एंड हो गया। 25 अबव था, अडल्ट। और इसको अगर मैं लेस करूं, लाइक 5, 15। ठीक है। ये एक कल का टॉपिक था वैसे, लेकिन चूंकि थोड़ा सा टाइम था, मैंने थोड़ा सा इसमें झलक दे दी कि ये किस तरह यूज होते हैं। तो कल इस पे हम मजीद डिटेल में और मजीद क्वेश्चंस इसमें कर लेंगे। लेकिन अभी तक के लिए किसी का कोई क्वेश्चन हो पूरे टॉपिक्स में से किसी से रिलेटेड, या फिर तो वो पूछ सकता है। जी सर, यहाँ तक तो क्लियर है। सेशन में मतलब जब सेशन के लास्ट डेज चल रहे होंगे उसमें हमें डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के क्वेश्चन करवाए जाएंगे इस सेशन में। अच्छा, वैसे ये ना पाइथन फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर्स है, डीएसए के जो सेशन है ऑलरेडी ना आईकोड ग्रुप पे चल रहे होते हैं। लेकिन हमारी कोर्स आउटलाइन में ही लास्ट 2 वीक्स बहुत एडवांस लेवल के हैं, तो आप उसमें ऑप्सो, डीएसए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये सारे पढ़ेंगे। लेकिन वो आपको समझ तभी आएंगे जब आप इन चीज़ों पे आपकी ग्रिप होगी। अच्छा, ये अभी बहुत बेसिक है। अभी हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे नेक्स्ट वीक मूव करेंगे, जहाँ पे हम फॉर लूप और वाइल लूप पढ़ेंगे, फिर लिस्ट्स पढ़ेंगे, और टपल्स पढ़ेंगे, वहाँ पे डिक्शनरीज पढ़ेंगे। और सिर्फ यही चीज नहीं, इन इन चीजों को एक्सेस किस तरह किया जाता है, स्ट्रिंग को एक्सेस किया जाता है। इवन कि ये जो अगर मैं स्ट्रिंग यहाँ पे लिख रहे हैं ना, ये जो भी स्ट्रिंग आता है लिखा हुआ, तो उसका एक एक वर्ड, ये तीन है ना, ये स्ट्रिंग है ना, इसका एक एक वर्ड किस तरह एक्सेस किया जा सकता है या सेपरेट किस तरह प्रिंट किया जा सकता है, वो पढ़ेंगे अभी। तो अभी वहां तक पहुंचने में टाइम काफी है, चीजें काफी ज्यादा कवर करने वाली हैं। बट अगर आपकी इन चीज़ों पे ग्रिप हो जाती है और आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, तो हम लास्ट में जरूर डीएसए भी पढ़ लेंगे। लास्ट वीक में हम डीएसए कर लेंगे। फिर हम उसमें लीड कोड के क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, जो कि प्रैक्टिकल एक एग्जांपल्स होती हैं वहाँ पे। इसके सही लॉजिक बिल्डिंग का काम होता है। ये जो सारी मैंने किया, ये बहुत छोटा सा प्रोग्राम था, लेकिन ये लॉजिक बिल्डिंग थी बेसिकली। तो कल मजीद हम इसमें बड़े बड़े प्रोग्राम में एक्सरसाइज लेकर आएंगे, और उसमें फिर देखेंगे लॉजिक बिल्डिंग किस तरह की जा सकती है जस्ट बाय यूजिंग दीज ऑपरेटर्स। ओके सर, थैंक यू सो मच। वेलकम। ये सर चैट मेरा एक में क्वेश्चन है। जी मैम, आप पूछें पहले। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि मैं बिगिनर हूँ, और जैसे कि आपने अभी बेसिक कमांड्स ये की हैं, इनपुट और एज इज इक्वल टू, तो सर ये कोई हेल्पिंग मटेरियल है, और ये हमें चीज़ें याद करनी होती है कि जैसे इंटीजर आपने फिर ब्रैकेट लगानी है, राउंड ब्रैकेट, और इनपुट लिखना है, फिर दोबारा से ब्रैकेट लगानी है, एज और इन्वर्टिस कॉमास में लिख के फिर आपने ब्रैकेट क्लोज करनी है। इसके लिए हाँ, कोई हमें याद ही ये करने पड़ते हैं? ये जो सिंटेक्स है ना, ये तो डेफिनेटली याद ही रखने पड़ेंगे कि इनपुट को कॉल करने का तरीका कार क्या है। ठीक है। ओके। अब जिस तरह मैं गाड़ी चलाऊं, तो मैं पास उसका ब्रोशर तो नहीं लेके बैठूंगा, मैंने तो बस से पहले सीखा और बस चलाता हूँ, बस सिंपल। एज सच टाइम ही नहीं देखने का। तो एग्जैक्ट। इसी तरह इसमें है, ये सिंटेक्स हमें याद करने पड़ेंगे। ठीक है। और सबसे बेस्ट हेल्पिंग मटेरियल है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी के थ्रू आप इवन जनरेटिव एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्लीकेशन बना सकती हैं। आप उसमें मशीन लर्निंग को मॉडल ट्रेन कर सकती हैं, जो कि हमने किए भी हैं आई कोड ग्रुप हम्म। पे। तो इवन के सर जो लास्ट हैकाथॉन पे मैंने किया था। जी जी। जी जी, तो सर फिर इसके लिए अगर हम चैट जीपीटी से ही कोडिंग में हेल्प ले लें तो इसको फिर मेमोराइज ना करें? हम्म। अच्छा, अच्छा, कोडिंग वैसे इतनी ये नहीं है। ये कोडिंग नहीं है बेसिकली, ये तो जस्ट एक कह लें कि इतना तो मेरे ख्याल से ना आजकल में से चाइना में ना छोटे बच्चों को ये पढ़ाया जा रहा है, इतना भी। ठीक है। हम्म। कोडिंग एक्चुअली शुरू होगी जब आप डीएसए लेवल पर जाएंगे, ओके। तब आपको आइडिया होगा। क्योंकि कोडिंग ये नहीं है कि सिंटेक्स याद है, ये तो एक ऐसी चीज है जो आप समझेंगे कि ये तो एक बहुत बेसिक है, जो कि ऑब्वियस ही है, जो हमें पता होना चाहिए। बेसिक है क्या कोडिंग? लॉजिक बिल्डिंग, जहाँ पे आपको लॉजिक क्रिएट करनी पड़ेगी। बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, उनको किस तरह लॉजिक बिल्ड करनी है। और ऐसा भी नहीं कि वो जो कोड आप 20 या 25 लाइन्स में लिख सकती हैं, उसको आपने हम्म। अगर 50 लाइन्स में लिख दिया, तो डेट मीन्स इट इज द फेलियर। वो कोड ही खराब है, उसकी स्पेस एंड टाइम कम्प्लेक्सिटी ही बहुत हाई है। ठीक है। वो ओके खैर ये तो टर्म्स डीएसए में यूज होती हैं।
बट कोडिंग वहां से शुरू होती है, सही, डीएसए से। डीएसए पे जब डी आप पहुंच गई तो समझें कि आपका वहां से आप कोडिंग बिगिन कर रही हैं। ओके सर, ठीक है, ठीक थैंक है। यू सो मच। हाँ अच्छा सर, ये कितने वीक का कोर्स है? तो ये 6 वीक का कोर्स है भाई। और इसमें हम पहले ये 4 वीक का था, लेकिन इसको हमने एक्सटेंड कर दिया 6 वीक तक। और आई थिंक सो लास्ट 2 वीक्स यही जो आप बात कर रहे थे ना डीएसए से रिलेटेड, वो उसी पे ही हमने रखे हैं। बट वो अगेन डिपेंड करेगा कि आफ्टर 4 वीक्स के कितनी ग्रिप है सबको, और कितने सब कंफर्टेबल हैं इन कोडिंग्स पे। तो वो हो जाती है, 1 महीना इनफ होता है, वैसे 4 वीक इनफ है आपकी ये बेसिक्स पे ग्रिप करना। ठीक है। चलो ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा, एक और कोई क्वेश्चन पूछ रहा था वो। सर वो मैंने अनाउंस जी जी, कर रहा था पूछें सर। कि जो स्टूडेंट हैं इस कोर्स के, उनको के वीकली असाइनमेंट भी आप लोगों को मिले करेगी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वीक। वो स्लैक के चैनल पे उसकी जो लिंक होगा उसका शेयर हो जाएगा, वहीं पर आपने कंप्लीट करनी होगी। और सेकंड ये कि जो भी स्टूडेंट किसी भी वीक के बाद प्रेजेंट करना चाहता है तो वो फ्राइडे वाले डे उनके लिए होगा। अगर वो प्रेजेंट करना चाहते हैं तो प्रेजेंट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, वरना तो जो टॉपिक होगा वही कंटिन्यू कर लिया करेंगे ट्रेनर्स। ठीक हाँ होगा। अच्छा सर, अगर हमने फ्राइडे को प्रेजेंट करना हो तो उसका क्या प्रोसीजर होगा? पहले कुछ। आप प्रिपेयर करके आ जाइएगा और इधर मैं आपको एसेस दूंगा आपके लिए स्क्रीन शेयर करके, तो अपना शेयर कर सकते हैं नॉलेज। चलें ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सो मच। कोई भी अगर प्रेजेंट करना चाहता है वो जस्ट सिंपली, बेशक, वैसे यूजुअली फ्राइडे वाला दिन हम रखते हैं स्टूडेंट्स के लिए कि वो आके प्रेजेंटेशन एज अ प्रेजेंटेशन दें, या फिर कुछ नया टॉपिक प्रेजेंट कर सकते हैं, या कुछ पुराने टॉपिक को भी रिवाइज किया जा सकता है, जो भी उसको बेहतर लगे स्टूडेंट को। तो आप बस स्लैक पे जिस मैसेज कर दें एक दिन पहले कि मैं ये प्रेजेंट करना चाहता हूँ, तो आप जो भी प्रेजेंट करना चाहते हैं वो आप नेक्स्ट डे आके कर सकते हैं। अच्छा, किसी का अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो वो फिर हम सेशन एंड करें। अच्छा, ये मैंने मैसेजेस अभी पढ़े हैं, इसमें असाइनमेंट से रिलेटेड बात करें तो जी बिल्कुल असाइनमेंट दी जाएगी। ये एक दफ़ा ये हो जाए एंड वीकेंड पे आपको असाइनमेंट अलॉट कर दी जाएगी। हम स्लैक ग्रुप में ही शेयर कर देंगे। ठीक है। और उसको फिर आप सॉल्व करके ना, इसी तरह ही गूगल कोलैब, ये गूगल कोलैब का यही फायदा, यही गूगल कोलैब का आपने जस्ट ये जो ऊपर टॉप पे लिंक आ रहा है या फिर ये शेयर पे जाके, ठीक है, यहाँ पे कॉपी लिंक की ऑप्शन आएगी ऑप्सो। वो पब्लिक हाँ करके ना सर फिर हाँ, एनीवन विद दिस लिंक करके, ठीक है, कॉपी लिंक कर कर आपने स्लैक ग्रुप में इसको शेयर कर देना, तो हम उसको फिर देख लेंगे। मोस्ट प्रॉब्ली असाइनमेंट जो है कल आपको मिल जाएगी, थर्सडे वाले दिन, कल थर्सडे, हाँ कल थर्सडे मिल जाएगी, ताकि अगर किसी का कोई क्वेश्चन या इशू हो सेम टॉपिक से रिलेटेड तो फ्राइडे वाले दिन डिस्कस भी किया जा सके, ताकि नेक्स्ट वीक टोटली एक डिफरेंट एडवांस टॉपिक पे मूव ऑन कर जाए हम। ठीक है, देन हम इसको एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।